हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है गैसों की विलेयता। आज हम लोग गैसों की विलेयता के बारे में जानेंगे, यानी विलेयता को समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोलरता, मोललता और नॉर्मलता के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे और उस पर न्यूमेरिकल भी देख चुके थे। आज का ये हमारा टॉपिक होगा गैसों की विलेयता। तो विलेयता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ये गैसों की विलेयता है, ये जो टॉपिक है विलेयता, ये वास्तव में देखा जाती है गैसों की विलेयता। आपसे पूछ सकता है गैसों की विलेयता क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विलेयता या गैसों की विलेयता। आप सभी लोग जानते हैं कि गैस एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि गैस द्रव एवं ठोस दोनों में ही क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे सोडा वाटर में चलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक दाब पर घुली रहती है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक दाब पर घुली रहती है। झीलों हो, नदियों हो इत्यादि के जल में रहने वाले जीव उनमें जीवित रहते हैं। इसी इसका कारण यही है कि जल में समुचित मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। तो ठोस में गैस की विलेयता का उदाहरण पैलेडियम धातु में H2 गैस का घुलना है। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा एक अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। कह रहा है कि दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक समझ रहे हैं। फिर कह रहा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मैंने वैसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी महत्तम मात्रा घुली हो। विलयन बनाने के लिए विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान को उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। महत्तम बोलिए या संतृप्त विलयन बनाने के लिए बोलिए, ठीक है। यानी विलेयता का यदि आप सूत्र चलेंगे तो विलेयता बराबर सूत्र क्या होता है, विलय का मात्रा यानी ग्राम में बटा में विलायक का मात्रा ग्राम में और गुणे क्या होगा, गुणे 100 होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया विलेयता। अब हम लोग देखेंगे कि किसी पदार्थ की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है। ये पिछला बोर्ड एग्जाम में आया भी था, यानी इन साल है। किसी पदार्थ की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है, तो किसी पदार्थ की विलेयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से चलेंगे तो गैस एवं द्रव की प्रकृति पर, फिर ताप पर, फिर दाब पर। तो यहाँ लिखा गया है पहला विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय या विलाय की प्रकृति पर, विलय एवं विलायक के ताप पर, विलय एवं विलायक के दाब पर। या आप सीधा सीधी ये बोल सकते हैं गैस एवं द्रव की प्रकृति पर और ताप पर, और तीसरा आप दाब पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी ठोस की द्रव में, ये हम लोग जो टॉपिक है, किसी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, तो यही आपका कारक है। किसी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो सबसे पहला है विलय तथा विलायक की प्रकृति, विलय तथा विलायक की प्रकृति। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यही हुआ किसी ठोस विलयन की द्रव, किसी ठोस विलय की द्रव विलायक में विलेयता का आधार है। अतः समान को समान घोलता है। समान को समान का मतलब समझते हैं ना, गैस गैस, द्रव द्रव, समान को समान घोलता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय ठोस, आणविक ठोस जल में विलय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घुलता है। यानी ध्रुवीय ध्रुवीय को, अध्रुवीय अध्रुवीय को घुलता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय आप लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा आपका क्या है, ताप का प्रभाव, यानी ताप का प्रभाव।
सामान्य रूप से ताप के वृद्धि होने से ठोस विलेय पदार्थ की द्रवीय विलायकों में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रभाव के कारण विलेयता का प्रभाव क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। जैसे निम्न में क्या, जैसे ठोस का द्रव में विलेयता, यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस में द्रव की विलेयता क्या होगी, घटती है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। जब ठोस का द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में होगी तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस में द्रव की विलेयता घटती है। यदि ठोस का द्रव में विलेयता क्या होगी, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में होगी तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस का द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर तीसरा आपका क्या था, तो दाब का प्रभाव। तीसरा आपका क्या था, दाब का प्रभाव। तो ठोस का द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना, कोई उतना ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों ही असंपीड्य होते हैं। ठोस और द्रव दोनों ही क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इसलिए ठोस का द्रव में विलेयता के दाब पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन इतना बस पूछता है किसी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो आप बोलेंगे कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। अब हम लोग इसी से संबंधित यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता का जो अध्ययन हुआ, ये अध्ययन जो था हेनरी ने किया था। इस बात को ध्यान देंगे कि किसी गैस की द्रव में विलेयता का जो अध्ययन है ये हेनरी ने किया था, और इसके संदर्भ में एक नियम दिया था, जिस नियम को हम लोग बोलते हैं क्या, हेनरी का नियम। जिस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हेनरी का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, यानी दूसरा चैप्टर का। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, इसको आप लोग समझिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि नियत ताप पर द्रव में किसी गैस की विलेयता, विलेयता बार बार आएगा, ध्यान से समझेंगे। हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर द्रव में किसी गैस की विलेयता घुलनशीलता द्रव के ऊपर आरोपित गैसीय दाब के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, विलेयता जो होगा घुलनशीलता द्रव के ऊपर आरोपित गैसीय दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि नियत ताप पर द्रव में घुलनशीलता गैस के मोल अंश के द्रव के ऊपर आरोपित गैसीय दाब के समानुपाती होता है। ये ध्यान दीजिए, गैस के मोल अंश के द्रव के ऊपर जो आरोपित गैसीय दाब होगा उस गैसीय दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका मोल अंश हो गया, ये एक्स आपका मोल अंश हो गया, ये आपका दाब हो गया। ये दाब जो होगा गैस में आरोपित मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। यहाँ द्रव के ऊपर आरोपित गैसीय दाब के समानुपाती होता है मोल अंश के ऊपर। तो ये आपका मोल अंश हो गया, एक्स को हम लोग मोल अंश मानेंगे, पी आपका दाब है, ये सब गैसीय रूप में है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी P समानुपाती एक्स। P आपका दाब है, एक्स आपका क्या है, मोल अंश है, ठीक है। हाँ, तो मोल अंश के दाब जो होता है मोल अंश के समानुपाती होता है। मोटा मोटी इतना आप ध्यान में रखेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्या, हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। अब आप लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर होता है, और इसके लिए एक हमें क्या देना पड़ता है, एक नियतांक देना पड़ता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर होता है और एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ P गैस बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो बराबर, यहाँ एक नियतांक के रूप में KH आया है, और ये X गैस आपका हो गया। जहाँ KH क्या है, तो हेनरी नियतांक है। हेनरी का नियम पढ़े थे, किसका नियतांक होगा, हेनरी नियतांक है। और P आपका क्या है, तो दाब है, X आपका क्या है, तो मोल अंश है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हेनरी नियतांक का मान जो होता है गैसों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना। हेनरी नियतांक का मान यानी KH का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
हेनरी नियतांक का मान अधिक होने पर, ध्यान दीजिएगा, हेनरी नियतांक का मान अधिक होने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। याद रखिएगा कि हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा तो द्रव में गैस की विलेयता क्या होगी, घटती है। यही इसके विपरीत चलेंगे तो हेनरी नियतांक का मान कम होने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। अब हम लोग देख लेते हैं हेनरी नियम का उपयोग। हेनरी नियम का उपयोग, तो हेनरी नियम का उपयोग क्या क्या है, तो देखेंगे हेनरी नियम के महत्वपूर्ण 3 उपयोग को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, शीतल पेय पदार्थ अधिक मात्रा में, अभी हम लोग बात किए ना सोडा वाटर वाला, शीतल पेय पदार्थ अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलाने के लिए उच्च दाब आरोपित किया जाता है। तो हेनरी का ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग और तीसरा उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा आपका उपयोग है कि जब कोई समुद्री गोताखोर वायु का टैंक लेकर समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो ज्यों-ज्यों नीचे जाता है, जैसे-जैसे वो नीचे जाता है, उसके शरीर के ऊपर जलीय दबाव बढ़ता है। इतना तो समझ रहे हैं, जलीय दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई समुद्री गोताखोर वायु का टैंक लेकर जब समुद्र के अंदर प्रवेश करेगा, तो जैसे-जैसे वो नीचे जाएगा, उसके शरीर के ऊपर जलीय दबाव क्या होगा? बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके रक्त में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उस पर दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की घुलनशीलता बढ़ती है, जिससे जिसमें O2 गैस का उपयोग, इसमें O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन क्रिया में तो हो जाता है, श्वसन क्रिया में तो हम लोग कर लेते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, परंतु नाइट्रोजन गैस जो होता है ये रक्त में घुलनशील होता है। नाइट्रोजन जो होता है किस में घुलनशील होता है, गैस में घुलनशील होता है, जिससे बैंड नामक, ये बैंड लिखा है बैंड नामक, क्या होता है, बैंड नामक जैसी बीमारी होने का प्रभाव ज्यादा होता है। बैंड नामक जैसी बीमारी होने का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए इस बीमारी का प्रभाव को कम करने के लिए, इस बैंड नामक बीमारी न हो इसका प्रभाव कम करने के लिए वायु यानी सिलेंडर में हीलियम गैस मिश्रित किया जाता है। हीलियम गैस क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। ये मिश्रण इस प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है, हीलियम 11.7% होता है, नाइट्रोजन 56.2% होता है और ऑक्सीजन 32.1% होता है। जोड़ेंगे तो लगभग 100% आपका अब हो जाएगा। अगर ये मिश्रण इस तरह से ना किया जाएगा तो ये बैंड नामक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बैंड नामक बीमारी क्या होती है, तो बस यही चीज आपको लिख देना है। आगे देखिए, तो ये आपका हो गया दूसरा। अब तीसरा देखिए, ठीक उसी तरह से है, जैसे वो गोताखोर जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाएगा, अब देखिए यहाँ जब किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाना हो, किसी ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने लगता है। जब नीचे जाइएगा समुद्र में तो ये दाब बढ़ता है, ऊपर जाइएगा तो आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन कम होने लगेगा, नीचे जाइएगा तो ऑक्सीजन बढ़ने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तब ये गोताखोर वाला में जब चलेंगे तो ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का उपयोग तो हम लोग सांस लेने में कर लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है ये हमारे रक्त में प्रवाह हो जाता है, जिससे बैंड नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति को कम करने के लिए हम लोग सिलेंडर में हीलियम गैस भरते हैं, मिश्रित करते हैं, जिसमें ये आपका होता है। अब तीसरा जो आपका है कि जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, यानी O2 की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे पर्वतारोहियों एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका शरीर कमजोर हो जाता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और उनके सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसे चिकित्सा जगत में क्या बोलते हैं, एनाक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाक्सिया बोलते हैं नामक रोग से हम लोग
जानते हैं। तो ये इन तीनों स्थितियों में हम लोग हेनरी नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेनरी नियम का उपयोग। तो मुख्य रूप से समझे एनाक्सिया क्या होता है, बैंड नामक बीमारी क्या होता है। अब एक कंडीशन है, हेनरी नियम की कमी भी है, यानी सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? तो हेनरी नियम केवल तभी लागू होगा जब कुछ इसका शर्त है, इसका कुछ शर्त है। उस शर्त क्या है, इस शर्त को हम लोग समझेंगे। हेनरी नियम तभी लागू होगा जब कुछ शर्तें संतुष्ट होगी। क्या? सबसे पहले दाब कम होना चाहिए तथा ताप अधिक होना चाहिए। दाब कम होना चाहिए तथा ताप अधिक होना चाहिए, अर्थात गैसों को आदर्श गैस के समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरा कंडीशन, गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए, अथवा गैस को विलायक में संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि द्रव विलायक से अभिक्रिया करने वाले गैसों के लिए यह नियम मान्य नहीं है। जैसे NH3 तथा HCl गैस से जल से अभिक्रिया करती है, इसलिए इनके साथ हेनरी का नियम लागू नहीं करता है, लागू नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग देखे हेनरी का नियम और विलेयता, दो टॉपिक हम लोग आज कवर किए। अब हम लोग अगले दिन से ये पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन।